यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी एग्जाम की, जो कि अपकमिंग टाइम में आपका होने वाला है। जो भी लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि आपका एमपी का अपकमिंग एग्जाम हो सकता है जनवरी एंड तक हो जाए, क्योंकि अभी डेट कंफर्म नहीं की गई है। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं एमपी के लिए, क्लासेस उनके लिए तो है ही, साथ ही आप यदि अदर स्टेट एनएचएम, सीएचओ, एएनएम पेपर देते हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब जो लोग अपकमिंग टाइम में एमपी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल है जो अवेलेबल है। आपके स्टडी मटेरियल में 13 सीरीज रहेंगी, प्लस आपको 16 पेपर रहेंगे। तो ये जो भी लोग पेपर्स या सीरीज परचेस करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर और सीरीज हैं जो अवेलेबल हो जाएंगी। मेरा कांटेक्ट नंबर है वो आपके लिए स्क्रीन पे मैंने लिख दिया। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके है जो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपके 16 पेपर प्लस 13 सीरीज रहेंगी। चार्जेस भी आपके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 175 रुपीज़। और आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आपके कम्युनिटी और गायनेकोलॉजी से रहेंगे, क्योंकि सीएचओ में जो सबसे ज़्यादा कवरेज होती है वो आपकी गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी से कवर किया जाता है। सेक्शन रिसर्च और मैनेजमेंट से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपको उस तरीके से नहीं होते हैं। जनरली रिसर्च के तो कम ही आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि आपकी जब पोस्टिंग होती है सब सेंटर में तो वहाँ पे आपको जो जो चीज़ें स्पेशली ज़रूरी होती हैं उन्हीं से रिलेट करती हुए क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो अब जो भी लोग यदि एमपी के पेपर्स लेना चाहते हैं तो इस एमपी पेपर्स में 16 पेपर प्लस 13 सीरीज, चार्जेस रहेगा आपका 175 रुपीज़। और जो भी लोग 40 पेपर रहेंगे एनएचएम प्लस सीएचओ अलग अलग स्टेट के, तो ये पेपर्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इनका चार्जेस आपको रहेगा 400 रुपीज़। ये भी आपको सेम नंबर पर ही व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट करके पूरे पेपर्स, तो इसमें जो आपके 400 वाले जो पेपर्स होंगे, इसमें 40 एनएचएम सीएचओ के पेपर होंगे अलग अलग स्टेट के, सभी सॉल्व होंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे। सभी पेपर ऑफिशियल पेपर होंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और साथ में आपको 13 सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम में रामबाण की तरह सिद्ध होंगे। और जिन्होंने अभी तक हरियाणा की आंसर की नहीं देखी, 31 दिसंबर को पेपर हुआ था, वो देखिए, क्योंकि हरियाणा और यूपी का पेपर है जो दिसंबर में हो चुका है, अब चल रही है जनवरी में आपके अलग अलग जगह एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट जो भी लोग पेपर्स या सीरीज लेना चाहते हैं आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट परचेस करनी पड़ेगी आके। और यदि जो लोग नहीं ले पाते हैं तो ये पेपर्स ऑलरेडी चैनल पर मैंने जब पेपर होते हैं तभी अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग वैसे भी उनको देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है इस पेपर की कि आपको पेपर दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको समझना बहुत ही ईजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एम्ब्रियोटिक स्टेज इज नोन एज। तो एम्ब्रियोटिक स्टेज कौन सी है? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, 13 वीक्स टू 24 वीक्स, 36 वीक टू 40 वीक्स, या फिर 25 वीक्स टू 26 वीक। तो एम्ब्रियोटिक स्टेज कब कहलाती है? एक तो होती है कब से? 3rd वीक से लेके 8वें वीक तक मानी जाती है। कितना? तीसरे हफ्ते से लेके 8th वीक तक। कब तक? 8th वीक तक है जो मानी जाएगी क्या? एम्ब्रियोटिक स्टेज यदि हम बात करें। लेकिन यहाँ पर आपको यदि इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिए हैं तब यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं 12 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन, लेकिन यहाँ पर भी आपका सही आंसर नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ये ऑफिशियल पेपर है तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट एम्ब्रियोटिक स्टेज के बाद आती है फीटल स्टेज। कौन सी स्टेज में क्या है? 3 से 8 वीक तक कंसीडर की जाती है। और इसी 8वें हफ्ते तक है जो क्या काम करता है? कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज करेगा। फिर उसके बाद ये हार्मोन रिलीज करने का काम कौन कर देता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। शुरुआत में तो ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, लेकिन 8वें हफ्ते के बाद प्लेसेंटा अपना खुद का
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन होता है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको 3 to 8 वीक्स तक, क्योंकि 8 से 10 वीक तक का पीरियड ही शुरू के पीरियड कॉन्ट्रासेप्शन से लेके आप मान सकते हैं यहाँ पर कब तक 8 से 10 वीक तक का पीरियड। लेकिन यहाँ पर जब नहीं है तो या तो यदि आपको इस तरीके से आए तो आप लीव आउट भी कर सकते हैं, और यदि 3 to 8 है तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन, व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट, माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है? व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट, तो माँ सबसे पहले है जो कब फीटल मूवमेंट फील करेगी? 24 वीक्स, इन 28 वीक्स, 32 वीक्स या फिर 20 वीक्स। माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल फीटल मूवमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? क्विकनिंग, और ये सबसे पहले फील कब होते हैं? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। और ये जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं 20 वीक में फील होंगे, तो ये कहलाते क्या है? ये कहलाते हैं क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग। तो यहाँ पे आप याद रखें, ये कहलाएंगे आपके क्विकनिंग। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन विच इज अप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कौन सा है? फेस, ब्रीच, वर्टेक्स या फिर फुटिंग? फेस मतलब सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट हो आपका चेहरा हो, फिर ब्रीच, ब्रीच का मतलब बटक्स पहले प्रेजेंटिंग पार्ट में हो, वर्टेक्स का मतलब हेड है जो नीचे की तरफ हो, जो पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस है यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाए वो क्या हो? वर्टेक्स में हेड हो। फुटलिंग मतलब पैर पहले आ जाए। तो यहाँ पर जब फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत रेयर केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराई जाती है। और यहाँ पे कहा है सेफ डिलीवरी के लिए एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होता है आपका क्या? वर्टेक्स। क्या होगा? वर्टेक्स। फेस भी नहीं होता, यदि फेस पहले आ गया तो आपके शोल्डर को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगी। ब्रीच में बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में रहेंगे, फुटलिंग में लेग दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन सबसे एप्रोप्रिएट है वो कौन सा है? वो होगा आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज विच इज द वन स्कोर ऑफ अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर कहा है इनमें से कौन सा अपगार स्कोर का 1 नंबर स्कोर का नवजात का है? हार्ट रेट 130, फ्लेक्स्ड बॉडी, ब्लू फीट या फिर क्राई लाउड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या होगा कि जो अपगार स्कोर में न्यूबॉर्न बेबी के लिए यदि 1 स्कोर दिया जाता है तो ये क्या होगा 1 स्कोर में? तो यहाँ पर यदि बच्चा क्राई लाउडली है तो यहाँ पर 2 स्कोरिंग दे दी जाती, बॉडी फ्लेक्स्ड है तब भी 2 दिए जाते। हार्ट रेट 130 मतलब नॉर्मल है। ब्लू फीट अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन जो अपगार स्कोरिंग सिस्टम है वो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसमें मैच नहीं खाएंगे इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यदि 1 स्कोर है तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज इफ अ बेबी born आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज, यदि बेबी 43 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, यदि बच्चा 43 सप्ताह के गर्भकाल के बाद पैदा होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमेच्योर इन्फेंट, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट या फिर एबनॉर्मल इन्फेंट। तो प्रीमेच्योर इन्फेंट तो वो तब कहलाता जब 37 वीक के पहले ही हो जाता, 35 में 36 में, लेकिन 37 हफ्तों के पहले तब कहलाता वो प्रीमेच्योर इन्फेंट। क्लियर? नॉर्मल में 37 हफ्तों में होता, 37 वीक की प्रेगनेंसी के पीरियड में। ये कहलाए पोस्ट मैच्योर, जब भी प्रेगनेंसी 42 वीक को क्रॉस कर जाए, कितना? 42 वीक्स को क्रॉस कर जाए तब ये प्रेगनेंसी कहलाती है पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। और आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट मैच्योर शिशु और पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, क्योंकि बच्चा 43 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ है। 37 में होता बिफोर 37, तब आप क्या कहते? प्री मैच्योर। क्या कहते हैं आप इसको? प्री मैच्योर। लेकिन यदि जब यही 37 वीक में होता तब आप इसको क्या कहते? सामान्य। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉल्ड,
hemorrhage occurs within 1 to 2 hour of delivery, hemorrhage occurs within 4 to 6 hour of delivery, hemorrhage occurs within 24 hour of delivery या फिर hemorrhage occur before delivery. postpartum hemorrhage, तो यदि ब्लीडिंग डिलीवरी के पहले होती तो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती। क्या कहलाती? एंटीपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि ब्लीडिंग प्रसव के पश्चात 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होने के विदिन 24 आवर जो ब्लीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी? पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसमें जो ब्लड लॉस माना जाता है वो कितना होगा? 500 ml से ज्यादा। कितना? 500 ml से ज्यादा। तो यहाँ पर जो ब्लड लॉस होगा मोर देन 500 ml से ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। यदि न्यूबॉर्न बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो आप उसको क्या देंगे? शहद, पानी, ग्लूकोज या फिर जूस, क्या देंगे? पहली चीज जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको ना तो पानी दिया जाता, ना जूस दिया जाता, ना ही यहाँ पर हनी दी जाएगी। यहाँ पर बच्चे को ग्लूकोज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर्स टू द न्यूबॉर्न। कितने टेम्परेचर पर हाइपोथर्मिया कंसीडर किया जाएगा? नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया कितने शारीरिक तापमान पर होता है? 92 से 94, 95 से 97, 99 से 100 या फिर 97 से 99। तो हाइपोथर्मिया टेम्परेचर कब कंसीडर किया जाएगा? तो ये कंसीडर किया जाएगा जब बिलो 95 आ जाए। कितना? हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है जब ये 95 से भी कम आ जाए। वो रेंज है यहाँ पर 92 टू 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी? 92 से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन इज एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एपनिया क्या है? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या है? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पर जब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग की कंडीशन है तो यहाँ पर आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? स्टिमुलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, वेंटिलेटिंग द बेबी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे आप? यदि बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को क्या हो गया? एपनिया हो गया है, तो ये सभी चीजें करके बच्चे को वेंटिलेट करके, एयरवे मेंटेन करके और स्टिमुलेट करके। स्टिमुलेट का मतलब है कि पीछे उसकी बैक को रब करके। नेक्स्ट वन इज इफ मदर इज डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इफेक्ट में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ। यदि माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज है, मान लीजिए माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर जो फीटस है उसकी ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहेंगे, स्टिल बर्थ बेबी होने के चांसेस रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होगी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है, बिफोर प्रेगनेंसी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहे, लेकिन कंसीव करने के बाद से प्रेगनेंसी में यदि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज। क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज और गर्भावस्था वाला डायबिटिक। अब यहाँ पर डिलीवरी होने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी में है तो बच्चे को कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, बच्चा यूट्रस में ही उसकी डेथ हो सकती है। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो डायबिटिक मदर होती है उनके बच्चे का वेट ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में सर्जरी करके सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है और डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन और आता है कि माँ यदि डायबिटिक है तो बच्चा किस तरीके का पैदा होता है? तो वो होते हैं लार्ज साइज बेबी, और आप उसको क्या कह सकते हैं? मैक्रोसोमिया। क्या कहेंगे? मैक्रोसोमिया और लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम है जो बेबी को किसके थ्रू हो सकता है? HIV इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन से। तो किसके थ्रू न्यूबॉर्न बेबी के लिए ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो सकता है? तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हो सकता है? ऑप्थेल्मिया
न्यूनेट्रम का मेन रीजन होता है कंजक्टिवाइटिस, जिसको आप कह सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी में क्या होना, कंजक्टिवाइटिस होना। जैसे अभी जो पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है वही, लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी की बात की जा रही है तो यहाँ पर उस कंजक्टिवाइटिस का मेन रीजन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन सी? यदि माँ को कोई एसटीडी डिसीज है तो बच्चे को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन रीजन होता है वो होता है क्लेमाइडिया। क्या होगा? क्लेमाइडिया। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इंफेक्शन मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेट। तो स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया है जो न्यूनेट्स के लिए कौन सा इंफेक्शन कॉज कर सकता है? HIV इंफेक्शन, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, फिर टाइफाइड फीवर। तो स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया न्यूबॉर्न बेबी में सेप्टिसीमिया का रीजन बन सकता है। मलेरिया का तो फिक्स है, यहाँ पर मच्छरों से ही होगा। टाइफाइड भी फिक्स है, न्यूबॉर्न बेबी में टाइफाइड होने के चांसेस कम होते हैं। HIV हो सकता है माँ से बच्चे में चला जाए, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण पूछा है तो वो होगा सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट बिगन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको जो NHM की पॉलिसी वगैरह उसके तहत यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा कि जो RCH है, क्या है? RCH है, ये कब लाया गया था? 1997, 95, 94 या फिर 99। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का कॉन्सेप्ट कब आया था? तो ये आया था 1997 में। कब? 1997 में। नेक्स्ट वन, द 7th April इज सेलिब्रेटेड एज द डे एवरी ईयर। 7 अप्रैल प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विमेंस दिवस, मजदूर दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व क्षय दिवस। ये जितने भी डे दिए हुए हैं, जितने भी डे दिए हुए हैं वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। क्षय दिवस मतलब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो ये मनाते हैं हर साल 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। अब यहाँ पर यदि बात करें लेबर डे की, किसकी? लेबर डे की। लेबर डे कब मनाते हैं हर साल? 1 मई। याद रखें 24 मार्च को क्या मनाएंगे आप? विश्व क्षय दिवस और टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 1 मई को लेबर डे। फिर यहाँ पे आपका आता है वुमेन्स डे। क्या है? वुमेन्स डे। तो आप ये मनाते हैं कब? 8 मार्च। ये सभी आते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लैपटॉप में इतना इजीली है जो माउस नहीं चल पाता है कि आपको यहाँ पे साथ में नोट डाउन भी किया जाए। लेकिन याद रखें कि वुमेन्स डे हर साल कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 1 मई को लेबर डे। 24 मार्च को क्या मनाएंगे? टीबी दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं आप 7 अप्रैल को। 4 दिन आपको यहाँ पे याद रखना, इन 4 में से एक न एक तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज अ गोल टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 AD थ्रू द अप्रोच ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज गिवन बाय। सीधा सा क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 AD तक सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने का उद्देश्य प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? WHO, अल्माटा, यूनिसेफ या फिर उपरोक्त सभी। तो ये काम किसने किया था? तो ये किया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट इज डॉट्स प्रोग्राम थेरेपी इज रिलेटेड टू। डॉट्स किसमें यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा आपका? 3rd नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। लेप्रोसी के लिए पूछे तो वो है MDT। क्या है? MDT। क्लियर? एड्स के लिए पूछे तो वो है यहाँ पर ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी। मलेरिया का तो अलग ही चलता है। तो यहाँ पर जो यदि पूछा गया है डॉट्स प्रोग्राम, तो एक 1993 से लाया गया था और यहाँ पर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट इज
विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, तो इनमें से लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन में टीटी, 7 हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन लाइव और किल्ड वैक्सीन हमने दोनों पढ़ी है, इसलिए इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव और किल्ड दोनों वैक्सीन डिस्क्राइब कर दें, तो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। हमने कई बार पढ़ा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज असिस्ड बाय। इन्फेंट क्या है? 1 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे, शिशु मृत्यु दर को निर्धारित किया जाता है। और जो भी लोग एग्जाम दे रहे हो, मैं बता दूं आपके लिए, इस बार आपको यदि विश्व की जनता पूछे सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो वो भारत की ही हो गई है। 2023 का जो SRS डेटा है वो आपको एक बार रीड करके जाना है। वो इसलिए आपको जाना है ताकि आप एग्जाम में यदि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ लें, MMR पूछ लें या फिर मॉर्बिडिटी पूछ लें, तो यहाँ पर आपको सभी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। तो SRS डेटा के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको सभी 2023 की चीजें मिल जाएंगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से असेस करेंगे? बाय पर 100 लाइव बर्थ, बाय पर 1000 लाइव बर्थ, बाय पर 10,000 लाइव बर्थ, या फिर नन ऑफ दी अबव। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो होगा आपका वाई पर 1000 लाइव बर्थ। और यदि यही चीज MMR के लिए पूछें, ध्यान से देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तब कहेंगे आप ऑप्शन नंबर 3 1 लाख। लेकिन यदि IMR के लिए पूछा है तो वाई पर 1000 लाइव बर्थ। हाईएस्ट IMR है कहाँ की? MP की। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज कंसिडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ डेज ऑफ डिलीवरी। मैटरनल प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? मातृ मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR के लिए पूछा गया है, जो तो MMR में माना जाता है 6 वीक और 42 दिनों तक। कितना? 6 वीक और 42 दिनों तक जो परपीरियम पीरियड होता है माँ की, यदि डिलीवरी होने के बाद से लेके या फिर डिलीवरी होने वाले दिन से ही लेके 42 दिनों के बाद तक यदि डेथ हो जाती है, 42 दिनों के अंदर डेथ हो जाती है, तो कहलाएगा MMR। नेक्स्ट वन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज मेनली फोकस ऑन। तो NRHM किस चीज पे फोकस करता है? इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, अर्बन एंड रूरल एरिया, फिर ऑल ऑफ दी अबव। किस चीज पे फोकस करेगा NRHM? तो NRHM का काम है रूरल एरिया में, इसमें रूरल एरिया में जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन होता तो वो अर्बन एरिया के लिए होता, शहरी इलाकों के लिए होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है? NRHM। नेक्स्ट वन इज विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड कौन सी है? कॉपर्टी, ओरल पिल्स, यूज ऑफ कॉन्डोम, या फिर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो कॉपर्टी किसमें आएगी? आपकी IUCD मेथड में। ओरल पिल्स ये आपके हार्मोनल मेथड्स में आ जाएंगी। कॉन्डोम बैरियर और मैकेनिकल मेथड्स में आ जाएंगी। परमानेंट है ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल में, वैसेक्टोमी मेल्स में। नेक्स्ट वन इज फूड हाइजीन इज ऑल्सो नोन एज। फूड हाइजीन क्या कहलाता है? क्लीनिंग ऑफ द फूड, इंप्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, मेंटेन फूड क्लीन चेन, या फिर नन ऑफ द अबव। फूड हाइजीन इज नोन एज, तो फूड हाइजीन क्या है? तो ये कहलाएगा आपका क्या? मेंटेनिंग फूड क्लीन चेन। फूड क्लीन चेन को मेंटेन करके रखना, मतलब खाना बनने से लेके सर्व होने तक स्टोरेज सभी चीजों को क्या करना? क्लीन रखना। नेक्स्ट इज इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन। कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी? यूरेमिया, जॉइंटिस, माल न्यूट्रिशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट आप देंगे? जॉइंटिस में नहीं देंगे, ना यूरेमिया में देंगे, आप देंगे माल न्यूट्रिशन में, क्योंकि प्रोटीन की कमी ही हुई है, तो यहाँ पर वो दे के आप उस कमी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट इज
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, विटामिन ए की कमी से क्या होगी? ब्लाइंडनेस, डीपनेस, ड्राइनेस या फिर डिजीनेस। सबको पता है विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंखों के लिए। किसके लिए? आंखों के लिए। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ डेलीरियम। तो डेलीरियम का रीजन क्या है? हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो डेलीरियम के रीजन सब हो सकते हैं, सिर में इंजरी का होना, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ सुसाइड इज, आत्महत्या के क्या कारण हैं? वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। और ये तीनों साइन किसके हैं? ये हैं यहाँ पर डिप्रेशन के। इसके डिप्रेशन के। तो यहाँ पर ये तीनों साइन डिप्रेशन के हों और सुसाइड कौन करता है? जो डिप्रेस्ड रहेगा। तो आंसर भी होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। निराशा, असहाय, अपने आप को कुछ भी फील ना करना। नेक्स्ट इज इन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर्स हिज एंगर ऑन अदर। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन अपनी गुस्सा दूसरों पे उतारेगा? कन्वर्जन, डिल्यूजन, प्रोजेक्शन या प्रिपरेशन में? किसमें पर्सन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल? मैकेनिज्म जिसमें आप अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल दें, वो कहलाएगा आपका क्या? प्रोजेक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि अपना गुस्सा किसी दूसरे पे जाके निकाल देना, वो कहलाता है क्या? प्रोजेक्शन। कन्वर्जन में तो आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो आप अपने फिजिकल्स उस पर निकालेंगे, वो कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग। तो एंटी एंजाइटी ड्रग यहाँ पर कौन सी है? ऑप्शन में है प्रोमाजिन, डायजेपाम, लिथियम कार्बोनेट या फिर पेरिनोम। कौन सी मेडिसिन है एंटी एंजाइटी ड्रग? तो डायजेपाम। डायजेपाम को एज एन एंटी एंजाइटी के तौर पे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द थेरेपी इन विच हार्मोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में अचीव्ड और एस्टेब्लिश्ड बाय एफर्ट्स और एक्सपर्ट्स। कौन सी थेरेपी है? एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनाई जाएगी। ऑप्शन में यहाँ पर फैमिली, मैरिटल, कॉग्निटिव या फिर ग्रुप थेरेपी। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाएंगे वो कहलाएगी मैरिटल थेरेपी। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक, साइकोसोशियल, सोशियो कल्चरल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सीजोफ्रेनिया के लिए? तो सीजोफ्रेनिया के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है ये सभी। जेनेटिक्स भी हो सकता है, साइकोसोशल भी हो सकता है, सोशियो कल्चरल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हिप्नोटिज्म इज द मेथड ऑफ। तो हिप्नोटिज्म कौन सी मेथड है? रिमूविंग द वीकनेस, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल हेल्प, रिमूविंग मेंटल इलनेस या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या है हिप्नोटिज्म में? क्या किया जाएगा? यहाँ पर आपका जो मेंटल इलनेस है उसको कम करने के लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टार्टेड फर्स्ट इन विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन आई थिंक राजस्थान के अलावा यूपी और एमपी में आया हुआ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को लेके। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है जो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए या फिर फ्रांस में। कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट की गई थी? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट इज इनिशियल कलर ऑफ लाइट्स आर। प्रकाश के प्राथमिक कलर कौन से हैं और इनिशियल कलर कौन से हैं? रेड ब्लू येलो ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ब्लैक व्हाइट रेड ब्लू ग्रीन या फिर येलो ब्लू रेड ग्रीन। कौन से हैं प्रारंभिक कलर्स? इसके जो प्राइमरी और इनिशियल कलर है वो होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट वन स्टडीज ऑफ पियाजे आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पर जीन पियाजेट की स्टडी के बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने किस पर स्टडी की थी? ऑप्शन में है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलेक्चुअल्स,
डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड नन ऑफ द अबव। जीन पियागेट की थ्योरी है जो वही है यहाँ पर, जो जीन पियागेट की थ्योरी है, तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज के बारे में स्टडी की थी? तो जीन पियागेट की जो थ्योरी है इन्होंने किसके बेस पर की थी? तो वो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो है कॉग्निटिव फंक्शन और इंटेलेक्चुअल्स। क्या है? कॉग्निटिव फंक्शंस और इंटेलेक्चुअल्स। नेक्स्ट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेंड इज। तो ट्रेंड्स का सही अर्थ है न्यू चेंजेस, चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, न्यू डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चेंजेस। क्या एक्चुअल मीनिंग ट्रेंड का? ट्रेंड का जो यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग है होगा आपका क्या? चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, विशेष दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल ट्रेंड्स डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन विच प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल ट्रेंड्स से किस प्रैक्टिस पे इफेक्ट नहीं करेंगे? एजुकेशनल, नर्सिंग, प्राइवेट या फिर सोशल प्रैक्टिस पर। तो किस चीज पर? स्पिरिचुअल ट्रेंड्स। स्पिरिचुअल ट्रेंड्स कौन सी प्रैक्टिस पे इफेक्ट नहीं करेंगे? आंसर आप भी यहाँ पे पुट कीजिए। तो स्पिरिचुअल जो ट्रेंड्स हैं, जो नर्सिंग प्रैक्टिस पर, किस पर? नर्सिंग प्रैक्टिस पर। नेक्स्ट वन, मॉडर्न ट्रेंड्स इन नर्सिंग एजुकेशन एम्फेसाइज्ड ऑन। तो मॉडर्न ट्रेंड नर्सिंग एजुकेशन में किसके बेस पर? लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपोजर, लर्निंग बाय थ्योरेटिकल। किस बेस पर है? तो ये होंगे आपके लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखना। क्योंकि आप इवन आपका जो जब आपसे क्या मांगा जाता है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे सही से तभी तो आप वहां पे दे पाएंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इज स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1929 या फिर 1935 में? कब हुई थी स्थापना? तो ये हुई थी 1929 में, 1929। द रजिस्ट्रार इज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रार किसका हेड रहेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्कूल ऑफ नर्सिंग या फिर हॉस्पिटल के। कहाँ के हेड रहेंगे? ये रहेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल के। तो आपको पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का नाम याद करके जाना है, हो सकता है कि आपको पूछा जाए। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। तो रिसर्च का नर्सिंग में क्या इस्तेमाल है? टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च बहुत जरूरी है, नई नई चीजें आ रही हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, आपकी नर्सिंग केयर क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी इज नोन एज। ब्लूप्रिंट प्लान रिसर्च स्टडी का क्या कहलाएगा? रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस या फिर अजम्पशन, क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा आपका रिसर्च डिजाइन। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है यहाँ पर? रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ पीस एंड डिजास्टर द एसोसिएशन विच इज हेल्पिंग मोर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब भी डिजास्टर हो या फिर बाढ़ वगैरह आती हैं, कौन हेल्प करेगा? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन, IRCS या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कौन यहाँ पे हेल्प करेगा? होगा IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज इट इज अ पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन्ड विदाउट रिसोर्स टू इंटरफेरेंस और रीजनिंग इज कॉल्ड। बिना किसी संसाधन के जानने की शक्ति या नॉलेज प्राप्त करने का कारण क्या कहलाता है? ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस या फिर अवेलेबल फैक्ट्स। तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी यहाँ पर कि आपके पास ना तो वो कुछ रिसोर्स है, ना ही कुछ भी आपके पास ऐसे चीजें जिनके कारण आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा यहाँ पे? वो कहलाएंगे आपके अवेलेबल फैक्ट्स।
नेक्स्ट इज इफ सेम नंबर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा इज नोन एज, यदि कोई भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो वहां पर 10 4 से 5 बार रिपीट होके आता है, तो वो क्या है, मीन है, मीडियन है, मोड है कि नन ऑफ द अबव है? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोड। नेक्स्ट इज विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द कैलकुलेशन? कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कैलकुलेशन करेगी? मेमोरी, ALU, रजिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव? ये करेगी यहाँ पर ALU। नेक्स्ट इज मेमोरीज मेन वर्क इज, मेमोरी का मेन काम क्या है? कैलकुलेशन करना। गिव डायरेक्शन टू कंट्रोल यूनिट, कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर नन ऑफ द अबव? आपके फोन में भी मेमोरी है, लैपटॉप में है, क्या काम करती है? डेटा को कलेक्ट करेगी। भर जाती है तो आप कोई भी PDF ओपन करते हैं तो खुलने नहीं लगती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉम्पिलर, विंडो 9 है, यूनिक्स या फिर MS एक्सेल। यूज ऑफ MS पावर पॉइंट इज, तो पावर पॉइंट का यहाँ पर क्या यूज है? लेटर राइटिंग में, डेटा मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन वर्क या फिर प्रेजेंटेशन वर्क में। तो सबको पता है पावर पॉइंट से आप क्या बनाते हैं? स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो कि आप 3rd ईयर 4th ईयर में देते हैं। नेक्स्ट इज द वर्ड एजुकेशन मीन्स, तो एजुकेशन का मतलब क्या है? टू ब्रिंग चेंज, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, टू ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस या फिर टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब क्या है? नए पॉजिटिव चेंजेस का लाना। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या कहलाएगी? ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, लेक्चर या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग? तो ये कहलाएगी यहाँ पर लेक्चर मेथड। ऑटोक्रेटिक का मतलब है ओनली सुपीरियर ही यहाँ पे सब चीजें पढ़ाएगा, जैसे आपका टीचर हो गया और आपको वहां पे इन्वॉल्व ज्यादा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड फॉर द इंटरव्यू इज, तो इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए जो टर्म उपयोग होता है वो क्या है? ग्रुप कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टूडेंट टीम कॉन्फ्रेंस? ये कहलाएगी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंटरव्यू का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज इनोवेशन इन टीचिंग मीन्स, तो शिक्षा, टीचिंग में इनोवेशन का मतलब क्या है? डेवलप न्यू टेक्निक इन टीचिंग, टीचिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचर या फिर ओनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो वो होगा डेवलप न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग। टीचिंग का मतलब ही है कि आपको नई नई, इनोवेशन का मतलब है नए नए तरीके, नई नई चीजें बताना, जिससे आपको इजीली सब चीजें याद हो जाएं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5, 6, 7, 8? कितने होंगे? तो यहां पर टोटल होते हैं 8। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर, तो ये आपके जो एजुकेशन और हेल्थ मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, यहाँ पर वो क्वेश्चन है आपके जो आपको 5 से 6 नंबर के आते हैं। वो क्वेश्चन आपको बुक्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो एजुकेशनल वाला सेक्शन आता है IEC हेल्थ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप पुराने पेपर से देख के जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन, टीचिंग में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या हेल्प करेगा? टू नो द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, टू टेक प्रॉपर फीडबैक, टू डिटरमाइन फर्दर रिक्वायरमेंट आफ्टर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी चीजों के लिए, किसके लिए? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉर्ब इज डिस्क्राइब्ड बाय, पोस्ट कॉर्ब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का टर्म है, तो किसने दिया था? फ्रेडरिक विंसलो, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल या फिर मैक्स वेबर? इन सभी के नाम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड हैं। ये दिया था आपको किसने? लूथर गुलिक ने। किसने? लूथर गुलिक ने। अभी जो MP में पेपर हुआ था उसमें पोस्ट कॉर्ब में S का फुल फॉर्म पूछा था, हो सकता है आपसे B में बजटिंग पूछ लें, R से रिसोर्स पूछ लें, उसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न्ड विथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किससे हिसाब किताब है? स्टाफ, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बजट? फाइनेंस मतलब कि आपका बजट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नर्सिंग इज,
नर्सिंग में कौन सी लीडरशिप होनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डोमिनेटिंग या फिर नन ऑफ द अबव? किस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए? तो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक। कौन सी? डेमोक्रेटिक। मतलब आपके जो आप एक दूसरे से सभी चीजें प्रॉपर तरीके से। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू INC, नॉर्म्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। INC में पूछे हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब सबसे सुपीरियर से लोअर की तरफ, सबसे पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? तो वो होता है पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर ट्यूटर, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। पहले होंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर एंड आफ्टर दैट क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन। कौन सा कम्युनिकेशन नर्सिंग प्रोफेशन में जरूरी है?